Hi everyone, hope you are doing good. Okay, so अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या देख लिया था? इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ पॉवर्टी. मीनिंग ऑफ पॉवर्टी के दो हिस्से हमने देखे थे. वन वॉज ट्रेडिशनल एंड द अदर वॉज मॉडर्न मीनिंग ऑफ पॉवर्टी. ओके, नाउ ट्रेडिशनल मीनिंग कंसिडर्ड ओनली मनी, दैट इज इनकम, जबकि मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी ने क्या बोला? मनी इज ओनली वन एस्पेक्ट, but we should consider other aspects also, like human development, knowledge, longevity, respect, opportunities, है ना, life with choices, and then it's all about living a healthy life and a good standard of living. okay? तो वो सारी चीजें हमने देखी थी मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी में. अब पॉवर्टी को डिटेल में समझना है तो उसका नेचर जानना बहुत जरूरी होगा. जैसे एक ह्यूमन बीइंग को आप अच्छे से तब समझ पाएंगे जब आप उसके नेचर को जानेंगे. एक बार उस ह्यूमन बीइंग का नेचर आपकी पकड़ में आ गया तो वो ह्यूमन बीइंग भी आपकी पकड़ में है, ऐसा समझ लो. Wives are experts in analyzing and controlling behavior of husbands. ठीक है, अपने घर पे भी आप देख सकते हैं. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो अपना आज का टॉपिक यही है, पॉवर्टी का नेचर हमें समझना है. और वो नेचर को समझना क्यों है? क्योंकि हमें पॉवर्टी की रग रग से पहले वाकिफ होना है और वो वाकिफ होने के बाद उस पॉवर्टी का प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है. ओके, चलिए ऑन योर स्क्रीन नेचर ऑफ पॉवर्टी. So to understand the concept of poverty more clearly according to its nature, economists have divided poverty into two parts. One is absolute poverty and the other is relative poverty. जिसमें से आज हम खाली absolute poverty ही देख पाएंगे. ओके, सो शुरू करते हैं. absolute poverty. So what do you mean by absolute? Absolute मतलब extreme, क्लियर केस ऑफ पॉवर्टी. ओके, मतलब हम क्लियर कट डिफाइन कर पाएंगे कि ये पुअर है और ये नॉन पुअर है. लेट अस सी दैट इन डिटेल. मिनिमम एक्सपेंडिचर और इनकम रिक्वायर्ड टू सैटिस्फाई द मिनिमम बेसिक नीड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज पॉवर्टी लाइन. तो यही हमने मीनिंग ऑफ पॉवर्टी में भी देखा था. ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ पॉवर्टी यही तो बोल रहा था कि आपको मिनिमम कैलोरीज कितनी चाहिए, पहले वो डिसाइड करो. ये कैलोरीज को हासिल करने के लिए कितने गुड्स और सर्विसेज चाहिए वो कैलकुलेट करो. और इन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा वो कैलकुलेट करो. अब जितना खर्चा करना पड़ेगा उतनी इनकम भी तो कमानी पड़ेगी, वो आपको मिल जाएगा. अगर आप ये गिवन अमाउंट से कम कमा रहे हैं तो आप पॉवर्टी लाइन के नीचे है, मतलब यू आर पुअर. और ये अमाउंट से आप ज्यादा कमा रहे हैं तो यू आर नॉन पुअर, है ना. वही कंसेप्ट वापस यहां रिपीट होगा. ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ पॉवर्टी इज रिफ्लेक्टेड बाय विच नेचर ऑफ पॉवर्टी? एब्सोल्यूट पॉवर्टी. ओके, देखते हैं आगे. पॉपुलेशन लिविंग बिलो दिस पॉवर्टी लाइन आर सेड टू बी एब्सोल्युटली पुअर. इट इज ऑल्सो नोन एज कंप्लीट पॉवर्टी. मतलब ये लोग कंप्लीटली पुअर हैं, एब्सोल्युटली पुअर हैं, टोटली पुअर हैं, एक्सट्रीमली पुअर हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू सैटिस्फाई इवन द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. ओके, आगे देखते हैं. Such minimum consumption expenditure required to fulfill minimum physical amount of cereal, pulses, milk, butter, etc. should be studied. मतलब जो मिनिमम कैलोरीज है वो आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स से मिलती है. ये प्रोडक्ट्स में क्या क्या आएगा? सीरियल्स आएंगे, पल्सेस आएंगे, वेजिटेबल्स आएंगे, मिल्क आएगा, बटर आएगा, है ना, दही भी आएगा, एक्सेट्रा शुड बी स्टडीड. अब ये स्टडी को आगे लेके जाते हैं, लेकिन इसमें अभी आपको कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा. क्योंकि मैंने क्या बोला? ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ पॉवर्टी
इज इक्विवेलेंट टू एब्सोल्यूट पॉवर्टी। वही चीज हम वापस देखने वाले हैं। ओके, लेट अस रिकैपिचुलेट द सेम, और ये देखते हैं कि ये चीजें जो अभी आपके सामने आ रही हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है देखकर कि ये हमने पहले देखा हुआ है कि नहीं। ओके, सी दैट। क्या आया? फूड, देन क्लोथ्स, देन शेल्टर। देखो हुआ लगता है ना? कल वाले लेक्चर में ही था ये। ओके, 2000, 2000 and 1000 is the required expenditure after food, clothing and shelter. So total expenditure कितना आया? 5000। फिर हमने देखा था x एक्सिस एंड y एक्सिस। x एक्सिस पे क्या रिफ्लेक्ट करेंगे? पॉपुलेशन, और y एक्सिस पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। 5000 रुपीज आ गया। ओके, दिस इज योर पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन के नीचे जो रहते हैं वो पुअर हैं, और जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर रहते हैं वो नॉन पुअर है, एज पर द डेफिनेशन एंड एज पर द कंसेप्ट। खाली फर्क इतना रहेगा, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आप क्या बोलेंगे? पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोग आर विच पुअर? एब्सोल्युटली पुअर, एक्सट्रीमली पुअर, कंप्लीटली पुअर। ओके, और उसके ऊपर है वो नॉन पुअर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कंसेप्ट कैसे आया, क्या उसका ओरिजिनेशन था, वो सब हम अभी देखने जा रहे हैं। To ascertain such minimum consumption expenditure, many agencies came forward. Okay, अलग अलग एजेंसीज आई, उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि हमें एब्सोल्यूट पॉवर्टी को कैलकुलेट करना है, तो वो कैलकुलेशन के लिए हमें अलग अलग एनालिसिस करना पड़ेगा, फैक्ट्स इकट्ठा करने पड़ेंगे, प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत सारी एजेंसीज आगे आई और उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि हमें एब्सोल्यूट पॉवर्टी को कैलकुलेट करना चाहिए। ओके, सो लेट अस सी। सबसे पहले इंस्टीट्यूशंस, दूसरा वो कौन से साल में आए थे, उन्होंने क्या किया था, कौन सी बेस ईयर प्राइसेस को उन्होंने कैलकुलेशन में लिया, और रूरल और अर्बन एरिया में वो एक्सपेंडिचर की वैल्यू क्या हुई, वो हम देखने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले आपके सामने आया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। मेडिकल रिसर्च, वो भी कौन सा काउंसिल? इंडियन काउंसिल आगे आया और बोला कि रूरल एरिया में अगर आप रहते हैं तो मिनिमम कैलोरीज इनटेक आपका कितना होना चाहिए? 2400 कैलोरीज फॉर द होल डे। और अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं तो आपका मिनिमम कैलोरीज इनटेक 2100 कैलोरीज होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आएगा, सर व्हाई इज द कैलोरी इनटेक डिफरेंट इन रूरल एंड डिफरेंट इन अर्बन? क्योंकि दोनों ही लोगों के, दोनों ही एरिया के लाइफस्टाइल अलग है ना। और आप जानते हैं कैलोरीज का ज्यादा इनटेक किसको करना चाहिए? जो उन कैलोरीज को पचा सके, जो उन कैलोरीज का प्रॉपर इस्तेमाल कर सके। अब रूरल एरिया में आपने कभी किसी इंसान को जिम्नेशियम में जाते हुए देखा है? नहीं। क्यों? क्योंकि उनका रूटीन काम ही कैसा होता है? मोर ऑफ फिजिकल वर्क एंड लेस ऑफ मेंटल वर्क। और अर्बन एरिया के लोगों को देख लो, आप अपने आप को देख लो, आप मेरे को देख लो, हम लोग कौन सा काम ज्यादा करते हैं? दिमाग से। मेंटल वर्क इज मोर एंड फिजिकल वर्क इज लेस। सिंस आवर फिजिकल वर्क इज लेस, वी शुड हैव लेस कैलोरीज पर डे। और ये मिनिमम कैलोरीज हैं। ओके, हाउ मच? 2100 कैलोरीज हमको चलेगा। और रूरल एरिया में यही कैलोरीज ज्यादा क्यों चाहिए? क्योंकि दे परफॉर्म मोर फिजिकल वर्क एंड लेस मेंटल वर्क। सो मोर यूसेज ऑफ कैलोरीज फिजिकली, द मोर शुड बी द इंटेक, एंड द लेस यूसेज ऑफ कैलोरीज फिजिकली, द लेस शुड बी द इंटेक। ओके, सो फाइनल फिगर आपको याद रखना है। 1 मार्क क्वेश्चन। ओके, कैलोरीज फॉर रूरल एरिया 2400 and calories for urban area 2100 per day. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग कमीशन आगे आया और उन्होंने 1969 में कंसिडरिंग 1960-61 एज बेस ईयर प्राइस एक फिगर डिराइव किया कि रूरल एरिया और अर्बन एरिया में इतनी कैलोरीज को हासिल करने के लिए
आपको हर महीने कितना रुपया चाहिए होगा, तो वो आया 20 रुपीज पर कैपिटा पर मंथ। मतलब इन कैलोरीज को अचीव करने के लिए आपको पूरे महीने का कितना चाहिए होगा, 20 रुपया। अभी आपको शायद ये अमाउंट सुन के हंसी आ जाए, आप इस अमाउंट को बहुत ही मामूली रकम समझते हैं, इतना तो हम भिखारियों को भीख दे देते हैं। लेकिन मत भूलो, ये 2020 की बात नहीं कर रहे हैं। कौन से साल की बात कर रहे हैं, 1960-61 की बात कर रहे हैं। तो तब 20 रुपए की वैल्यू भी बहुत ज्यादा थी और उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम खरीद सकते थे। ओके, सो 20 रुपीज पर कैपिटा पर मंथ इन रूरल एरिया, और उतना ही अमाउंट चाहिए होगा आपको अर्बन एरिया में भी। ऐसा किसने बोला, प्लानिंग कमीशन ने बोला। ओके, कौन से साल में बोला, 1969 में। लेकिन बेस ईयर प्राइसेस कौन से थे, 1960-61 थे। और कितना एक्सपेंडिचर बोला, 20 रुपया पर पर्सन पर मंथ कमाओगे, खर्चा करोगे तो आपकी मिनिमम कैलोरीज आप खरीद पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। ऐसा प्लानिंग कमीशन ने एस्टिमेटेड डेटा आपको बताया। ओके, अब इसमें भी एक क्वेश्चन आएगा आपको, सर हाउ कैन द अमाउंट बी सेम फॉर रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया। जैसे कैलोरीज अलग अलग है, वैसे इनका जो प्राइस है वो भी अलग अलग होगा, तो एक्सपेंडिचर भी अलग अलग होना चाहिए ना। अब बात को समझो, प्राइसेस इन अर्बन एरिया इज मोर, क्योंकि अर्बन एरिया मतलब सिटी में वो सामान आते आते कितने सारे इंटरमीडियरी से वो पास होता है। जस्ट इमेजिन, प्रोड्यूसर टू होलसेलर टू रिटेलर टू कंज्यूमर। जबकि रूरल एरिया में क्या है, प्रोड्यूसर ने खुद बनाया, खुद ही कंज्यूम किया, और गांव में अंदर अंदर एक दूसरे को बेचा, तो भी भाव उतना ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है। अब जो भी सामान आपने गांव में बनाया उसको शहर में पहुंचाने के लिए बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं ना। सो वो खर्चे ऐड होते होते प्राइस बढ़ जाता है, और वो प्राइस बढ़ गया, इसीलिए अर्बन में 2100 कैलोरीज के लिए भी कितना, 20 रुपया, और रूरल एरिया में 2400 कैलोरीज के लिए भी कितना, 20 रुपया। ठीक है, ये फिगर्स आगे जाके चेंज होंगे, अलग अलग एजेंसीज आई ना, उन सब ने अलग अलग डेटा निकाला अपने कैलकुलेशन के बेसिस पे। ओके, लेट अस सी हु कम्स नेक्स्ट ऑन योर स्क्रीन, दांडेकर एंड रथ कमिटी। ओके, ये कौन से साल में उन्होंने रिपोर्ट निकाली, डेटा इज नॉट अवेलेबल, लेकिन बेस ईयर प्राइस कौन सा था, 1960-61 ही था। ओके, इन्होंने बोला ₹15 पर कैपिटा पर मंथ चाहिए फॉर रूरल एरिया, और अर्बन एरिया के लिए कितना चाहिए, 22.5 पर कैपिटा पर मंथ। ये डेटा ज्यादा रिलायबल लग रहा है, क्योंकि रूरल एरिया में कैलोरीज ज्यादा और अमाउंट कम, क्योंकि वहां पर कॉस्ट भी बहुत कम होता है, और अर्बन एरिया में कैलोरीज कम लेकिन अमाउंट ज्यादा, क्योंकि वहां पर प्रॉफिट मार्जिन ऐड हो के फ्रॉम प्रोड्यूसर टू होलसेलर टू रिटेलर टू कंज्यूमर प्राइस बहुत बढ़ जाती है। और दांडेकर और रथ कमिटी के कैलकुलेशन पे भरोसा ज्यादा बैठ रहा है, क्योंकि अमाउंट आप अलग अलग बता रहे हो, अंडरस्टैंड एक वेटेड फिगर आपने बताया नहीं है। ओके, और लॉजिकल है, बिकॉज सिटीज आर मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू द विलेजेस, तो वहां पे एक्सपेंडिचर ज्यादा ही होगा एज कंपेयर टू विलेजेस। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं कौन आया, प्रोफेसर डीटी लाकड़ावाला। प्रोफेसर डीटी लाकड़ावाला ने क्या बोला, 1993 में कौन सी बेस ईयर प्राइस को लिया, 73-74 प्राइसेस को लिया, और बोला कि रूरल एरिया में 49 रुपीज पर कैपिटा पर मंथ चाहिए, और अर्बन एरिया में 57 पर कैपिटा पर मंथ चाहिए। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं, सर कोई बोल रहा है 20, कोई बोल रहा है 15, कोई बोल रहा है 22.5, और अब अचानक से 49 और 57 क्यों? तो 49 और 57 लेकिन कौन से बेस ईयर प्राइसेस पे, 73-74 बेस ईयर प्राइस पे। और आप तो जानते ही हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम
प्राइसेस आर गोइंग टू राइज, तो ज्यादा आउटफ्लो चाहिए होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि 2020 में कोई 2000 रुपया पर मंथ कमा रहा है तो अमीर है, लेकिन वही चीज अगर आप 1960-61 में बोलते ना तो लोग आपकी पूजा करते। 2000 रुपीज पर मंथ यू आर अर्निंग मीन्स यू आर अर्निंग मैसिवली, और आज 2000 रुपया आप लोग की पॉकेट मनी भी इससे डबल होती है। समझ में आ रहा है? सो विद द चेंज इन टाइम द प्राइस चेंजेस, सो द एक्सपेंडिचर ऑल्सो शुड चेंज, और उसका अमाउंट भी चेंज होना चाहिए। ओके, सो 60-61 में दो जगह पे कॉन्फ्लिक्ट है, अग्रीड कि प्लानिंग कमीशन 20-20 बोल रहा है और दांडेकर और रथ कमिटी क्या बोला 15 एंड 22.5, क्योंकि दो अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, दो अलग एजेंसीज हैं, उनकी दो अलग अलग मेथड्स हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से डेटा बता दिया। लेकिन डीटी लाकड़ा वाला अलग ईयर के लिए ज्यादा भाव बोल रहा है और वो लॉजिकल है। ओके, चलिए फिर आए प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर। ये तेंदुलकर फैमिली ने अपने लिए बहुत कुछ किया है। ये तेंदुलकर इकोनॉमिस्ट में डेटा निकाल रहे हैं, और इनके पोते सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की दुनिया में बादशाह है। ठीक है भाई, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, दोनों अलग अलग हैं। प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर का सचिन तेंदुलकर से कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, चलिए, he got a report of new method submitted in 2009। मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी को कैलकुलेट करने के लिए खाली कैलोरीज नहीं, कुछ और चीजें भी शामिल कर लो। ये प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर ने सजेस्ट किया था और नई मेथड की एक पूरी रिपोर्ट बनाई थी। ये रिपोर्ट कब सबमिट करी? 2009 में। ओके, और उन्होंने कैलकुलेशन कर दिखाया एट बेस ईयर प्राइस, कौन सा? 2011-12। ध्यान से सुनना, ऐसा मत सोचना 2009 में मैंने कैलकुलेशन कर दी और 2011-12 की प्राइसेस मेरे को पहले से मालूम थी। नहीं 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 नहीं, नहीं। नया मेथड कब बताया? 2009 में, और उस मेथड के हिसाब से कैलकुलेशन कब किया? 2011-12 के बाद किया होगा, बिकॉज बेस ईयर प्राइस आपने कौन सा लिया है? 2011-12 का। ओके, अब उस बेस ईयर प्राइस पे व्हाट वाज द रूरल एक्सपेंडिचर? 816 रुपीज पर कैपिटा पर मंथ चाहिए होगा अगर मिनिमम कैलोरीज खरीदनी है तो, और वही भाव अर्बन एरिया में कितना हो गया? 1000 रुपीज पर कैपिटा पर मंथ। ओके, अब मेथड और अमाउंट थोड़े रीजनेबल लग रहे हैं, क्योंकि कहां 20 रुपया और कहां 816 रुपया, तो ये भी मत भूलो कहां 1960-61 और कहां 2011-12। अब ये फिगर्स थोड़े रियलिस्टिक हुए, अभी भी ये 100% रियलिस्टिक नहीं है। ओके, आपको रियल फिगर्स जानने हैं तो 2020 पे ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा और फटाफट रिपोर्ट बाहर निकालनी पड़ेगी, और ये रिपोर्ट निकालना कोई चुटकियों का खेल नहीं है, क्योंकि हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइसेस होते हैं, ये प्राइसेस में उतार चढ़ाव होते हैं, और उन सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको काफी समय लगता है। ओके, सो दीज आर द फिगर्स, और ये सारे फिगर्स आपको लर्न करने होंगे अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि 1 मार्क एमसीक्यू, 1 मार्क सिंगल लाइन में आंसर, या 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी वाज मेजर्ड बाय विच ऑल एजेंसीज इन विच ईयर। इसीलिए आप ये पूरा टेबल बना लेंगे ताकि एज अ नोट्स आपके पास ये रेफरेंस रहे। ओके, वी विल अगेन रिवाइज वंस अगेन। सबसे पहला इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आया, उसने कितना कैलोरीज बोला? 2400 फॉर रूरल एंड 2100 फॉर अर्बन। फिर आया प्लानिंग कमीशन 1969 में, 1960-61 बेस ईयर प्राइसेस पे क्या बोला? 20-20 रुपया। फिर दांडेकर एंड रथ कमिटी 1960-61 बेस ईयर प्राइस पे क्या बोला? 15 फॉर रूरल एंड 22.5 फॉर अर्बन। फिर कौन आया? डीटी लाकड़ा वाला। कौन से साल में? 1993 में। कौन सी बेस ईयर प्राइस को लेके? 73-74। रूरल के लिए कितना? 49 रुपीज, और अर्बन के लिए कितना? 57 रुपीज। और वही चीज प्रोफेसर
सुरेश तेंदुलकर ने बोला कि खाली कैलोरीज मत देखो, कुछ और फैक्टर्स भी गिन लो। वो कौन से साल में नया मेथड का रिपोर्ट सबमिट किया? 2009 में। कौन सी बेस ईयर प्राइस को लेके उन्होंने कैलकुलेशन करी? 2011-12 में। और नतीजा क्या आया? 816 पर कैपिटा पर मंथ रूरल एंड 1000 पर कैपिटा पर मंथ अर्बन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यही टॉपिक कंटिन्यू होगा एब्सोल्यूट पॉवर्टी का। मेजर ड्रॉबैक ऑफ ऑल मेथड्स टू कैलकुलेट पॉवर्टी बिफोर 2009, मतलब सुरेश तेंदुलकर का रिपोर्ट आया, उसके पहले जितनी भी मेथड्स थी, लिखा है आगे, उसका मेजर ड्रॉबैक क्या था? दैट इट ओनली टेक्स इनटू अकाउंट कैलोरी कंजम्पशन। खाली कैलोरीज उन्होंने ली थी, दूसरी सारी चीजें ली नहीं, क्योंकि फूड के अलावा क्लोथिंग भी है, शेल्टर भी है, इज्जत भी है, अपॉर्चुनिटीज भी है, चॉइस भी है, रिस्पेक्ट भी है। यस और नो? सो वो सारी चीज कंसिडर नहीं करी थी। तो अब उसी का मार यहां पर पड़ेगा। देखो लिखा है आगे, बट पॉवर्टी इज एन इकोनॉमिक सिचुएशन एंड हंगर इज अ फिजिकल सिचुएशन। हाउ कैन यू से इकोनॉमिक सिचुएशन एंड फिजिकल सिचुएशन आर द सेम? अगर वो सेम है तो आपका पॉवर्टी खाली पॉवर्टी लाइन नहीं है, वो स्टारवेशन लाइन बन के रह जाएगा। और हम नहीं चाहते कि पॉवर्टी लाइन इज इक्वल टू स्टारवेशन लाइन। ऐसा बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि खाली फूड नहीं है, फूड के अलावा और भी जरूरी खर्चे हैं जो किसी एक व्यक्ति को करने पड़ते हैं टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। ओके, चलिए। But to make this concept more progressive, facilities for quality of life like balanced food, food की जगह क्या आ गया? Balanced food आ गया। Health, electricity, kitchen fuel, है ना? सो बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही है। गैस सब्सिडी अमीरों को वो लोग सरेंडर करने के लिए बोल रहे हैं, ताकि यही सब्सिडी का उपयोग गरीबों के अपलिफ्टमेंट के लिए हो सके, है ना? फिर क्लोथिंग है, फिर एजुकेशनल एक्सपेंडिचर है, फिर हाउसिंग है। ये चीजें भी तो शामिल होनी चाहिए ना, शुड बी इंक्लूडेड। अच्छा, इन सारी चीजों का ध्यान किसने रखा? विच वॉज टेकन केयर ऑफ बाय प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर इन 2009। ओके, सो 2009 के बाद ये सारे फैक्टर्स भी इंडिया की एब्सोल्यूट पॉवर्टी में शामिल किए गए हैं। ओके, और इसीलिए आपने देखा अमाउंट कितना बढ़ गया है, 4957 रुपीज से सीधा कहां पहुंच गया? 816 एंड 1000 रुपीज पर कैपिटा पर मंथ। और वो जरूरी भी है, ठीक है। चलिए, एट इंटरनेशनल लेवल अब बात करेंगे इंटरनेशनल लेवल की, क्योंकि हमें चैन नहीं पड़ता ना। हम एक सिटी को दूसरी सिटी से, एक एरिया को दूसरे एरिया से, एक स्टेट को दूसरे स्टेट से तो कंपेयर करेंगे ही, लेकिन एक नेशन को हमें दूसरे नेशन से भी तो कंपेयर करना है। जब तक ये नहीं करेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। इसीलिए इंटरनेशनल लेवल ऑफ पॉवर्टी लाइन क्या है वो भी जानना जरूरी है। अब इंटरनेशनल लेवल पे जैसे ही हम जाएंगे, एक क्वेश्चन आएगा, सर यूएसए का करेंसी डॉलर में, ऑस्ट्रेलिया का करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में, पाकिस्तान का करेंसी पाकिस्तान रुपीज में, इंडिया का करेंसी इंडियन रुपीज में, तो ये कंपैरिजन होगी कैसे? क्योंकि सारी करेंसीज अलग अलग हैं। तो जवाब सुन लो, वी ऑलवेज कन्वर्ट एवरी करेंसी इनटू यूएस डॉलर्स यूजिंग विच कंसेप्ट? परचेजिंग पावर पैरिटी कंसेप्ट, जो चैप्टर 2 में हमने देखा हुआ ही था कि एवरी टाइम पर कैपिटा इनकम वाज एक्सप्रेस्ड इन डॉलर्स, national income was expressed in dollars, and this conversion of other currencies into dollars was done at purchasing power parity level. Purchasing power parity मतलब purchasing power in India should be equal to purchasing power in US. एक बर्गर यहाँ पे 50 रुपए का मिल रहा है और वहां पर वही एक बर्गर $1 का मिल रहा है, सो $1 इक्वल्स टू 50 रुपीज। ऐसे करके हम रेट निकालेंगे बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी। पैरिटी मींस इक्वालिटी। ओके, तो वही चीज लिखी हुई है। एन इंटरनेशनल लेवल पॉवर्टी लाइन
was based on purchasing power parity and decided as। अब ये कौन सा फिगर है जो आपके सामने आएगा? लेट अस सी दैट। ईयर एंड अर्निंग इन डॉलर पर डे लिखा है। क्या लिखा है? पर डे। ओके, सो 1990 में यू शुड अर्न $1 पर डे, तो आप पुअर नहीं हैं। ओके, $1 कमा लिया मतलब एक दिन का आज के कन्वर्जन रेट पे लेट अस से 80 रुपीज, 80 रुपया एक दिन का आप कमा लेते हैं 1990 की बेस ईयर प्राइस पे, तो आप लोग गरीब नहीं हैं। ओके, और वही चीज 2005 में बढ़ के कितनी हो गई? $1.25 हो गई। और 2015 में कितना हो गया? $1.90 पर डे। ओके, अब 2015 का फिगर आपको दिमाग में रखना है क्योंकि वो लेटेस्ट है। सोचो 1.9 को हम 2020 में 2 मान लें, $2 पर डे मतलब 2 इंटू 80, 160 रुपीज एक दिन का आप कमा लेते हैं। और ऐसे 30 दिन होते हैं, सो 160 इंटू 30, 16 3 48 और 2 0 मतलब 4,800 रुपया पर कैपिटा पर मंथ अगर आप कमा लेते हैं तो आप लोग पुअर नहीं है एज पर इंटरनेशनल लेवल ऑफ पॉवर्टी लाइन। सो इंटरनेशनल लेवल पॉवर्टी लाइन क्या है? 4,800। और डोमेस्टिकली तेंदुलकर के हिसाब से पॉवर्टी लाइन कितना था? 816 एंड 1000। तो हमने तो सुना ही था ना और समझा ही था कि पॉवर्टी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट, इट चेंजेस विथ टाइम, प्लेस एंड सोसाइटी। ओके, सो जैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे गए फिगर चेंज हुई, जैसे ही टाइम चेंज किया 60 61 73 74 2011 2012 टाइम चेंज हुआ ना, तो वो टाइम चेंज होने से अपनी पॉवर्टी लाइन की फिगर्स भी तो चेंज हुई थी। ओके, और वो हमने पहले ही सीखा था दैट पॉवर्टी चेंजेस विथ टाइम, प्लेस एंड सोसाइटी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। With the help of international poverty line, absolute poverty of different nations can be measured and compared using uniform method। ये इंटरनेशनल लेवल ऑफ पॉवर्टी लाइन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें कंपैरिजन करनी है ना। कंपैरिजन किए बगैर हमको चैन पड़ता नहीं है। एक देश का कंपैरिजन दूसरे देश के साथ, कौन आगे कौन पीछे, कौन अच्छा कौन बुरा, कौन डेवलप्ड कौन डेवलपिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ओके, अब हम मेजरमेंट देखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट? वापस कुछ फिगर्स आपके सामने आएंगे, मतलब डेटा आएगा, और जहां डेटा है वहां पे उसको लर्न करने की टेक्निक भी तो है। ओके, लेट अस सी। इन 68th राउंड ऑफ NSSO in 2011-12, तेंदुलकर कमिटी एस्टिमेटेड पॉवर्टी परसेंटेज इन इंडिया। मतलब पॉवर्टी का क्या परसेंटेज है इंडिया में, मतलब कितने परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, वो किसने एस्टिमेट किया? तेंदुलकर कमिटी ने। कौन से साल में किया? 2011-12 में। तब कौन सा राउंड चल रहा था? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का 68th राउंड चल रहा था। और तब एस्टिमेट आया बाहर आपके सामने, कुछ फिगर्स आएंगे, वो फिगर्स देख के आप चौंक जाएंगे। ओके, लेट अस सी। एक टेबल आया, सबसे पहला पॉवर्टी, कौन सा ईयर? 2004 2005 एंड 2011 2012। ओके, डेटा के साथ साथ हम उसकी टेक्निक भी देखते जाएंगे ताकि डेटा आपके सामने बरोबर आता रहे और आपकी मेमोरी में फीड होता रहे। अब पॉवर्टी के नीचे आएगा रूरल एरिया की पॉवर्टी अलग होगी, अर्बन एरिया की पॉवर्टी अलग होगी, और टोटल पूरे देश में कॉम्बिनेशन ऑफ रूरल एंड अर्बन वो अलग होगा। ठीक है, लेट अस सी व्हाट आर द डेटा एंड हाउ टू लर्न दिस डेटा। ओके, सो रूरल एरिया में मोटी औरत ने एक ताली बजाकर सबको बुलाया। ठीक है, सो रूरल एरिया में कौन थी? एक मोटी औरत, उसने ताली बजाकर
एक ताली बजाकर सबको बुलाया। मोटी औरत थी तो एक ही ताली बजाई, सबको बुला लिया। ओके, अब इसका अपने डेटा के साथ क्या संबंध है? लेट अस सी। मोटी औरत मतलब 8, फैट लेडी मतलब 8 था अपना। ओके, एक ताली बजाकर, एक ताली, एक ताली, 41, 41, 41 मतलब 41। ओके, सो एक तरफ 41 और दूसरी तरफ 8। ओके, ये हुआ कौन से एरिया में? रूरल एरिया में, इसीलिए रूरल के सामने ही उसको हमने लिखा हुआ है। फिर तो साथ साथ 25-25 लोग आए, है ना। मोटी औरत ने एक ताली बजाई, उतने में साथ साथ 25-25 लोग आ गए। फिर देखो क्या लिखा है, कुछ बाजू में बैठे और कुछ नीचे शहर में, क्योंकि रूरल के नीचे क्या है? अर्बन, अर्बन मतलब शहर। सो साथ साथ 25-25 लोग आए, कुछ बाजू में बैठे और कुछ देखो नीचे। ओके, अब इसका अपने डेटा के साथ क्या संबंध है? सी दैट, साथ साथ, साथ साथ 25-25 लोग, तो 25 और 25, कुछ बाजू में तो एक 25 बाजू में और कुछ नीचे तो एक नीचे है 25। ओके, वापस साथ साथ 25-25 लोग आए, कुछ बाजू में और कुछ नीचे, तो 7 और 25 बाजू में भी है और नीचे भी है। ओके, फिर शहर में सबने गाना गाया, शहर में सबने गाना गाया। ओके, तेरा मेरा साथ, तेरा मेरा साथ। ओके, सो इसका अपने डेटा के साथ क्या संबंध है? तेरा मतलब तेरा, तेरह मतलब 13। ओके, साथ, साथ मतलब 7। ओके, सो 13 एंड 7। ओके, तो ये हो गया अपना रूरल और अर्बन का डेटा। आगे बढ़ते हैं। साथ ऑफ दिस पर्सन, ऐसा क्वेश्चन आया। ठीक है, टकला दिख रहा है ना जो गाना गा रहा है। ओके, साथ ऑफ दिस पर्सन, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा, साथ ऑफ दिस पर्सन। फिर आया याकथू, याकथू। ओके, साथ ऑफ दिस पर्सन, याकथू। सो साथ ऑफ दिस, साथ और दिस को अंडरलाइन किया है, तो बोलो साथ दिस, साथ दिस, 37, 37, 37 मतलब 37। और याक थू, थू 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 थू, टू 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 टू, सो 37 एंड 2। ओके, और फिर आपने पूछा, क्वेश्चन पूछा, साथ ऑफ दिस पर्सन, याक थू। क्यों नहीं देना है साथ इस इंसान का? क्योंकि ये नवाब है। क्यों? बिकॉज नवाब ने लड़की को एक किस किया। ओके, क्योंकि ये भाई साहब नवाब है और ये नवाब ने देखो जबरदस्ती एक लड़की को किस कर लिया उसकी मर्जी के बगैर। सो अब इस कहानी का अपने डेटा से क्या संबंध है? नवाब, नवाब मतलब नौवा, और ये नौवे ने क्या किया? एक किस, एक किस, एक किस, 21, 21। सो 21 एंड 9। ओके, अब इतने सारे परसेंटेज तो होंगे नहीं, 418%। परसेंटेज मतलब फिगर शुड बी लेस देन 100, तो हर जगह डेसिमल तो आ ही जाएगा। ओके, सो 41.8, 25.7 एंड 37.2 2004-5 के फिगर्स हैं, और 2011-12 में 25.7, 13.7 एंड 21.9 है। ओके, अंडरस्टूड। तो अब आप ये ना सोचना कि रूरल 41.8, अर्बन 25.7, तो सर उसका टोटल तो 68.5 होता है। बेटा परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन रूरल इज 41.8% एंड अर्बन इज 25.7%। तो पूरे कंट्री में उसका एवरेज निकलेगा ना, और वो एवरेज कितना आ रहा है? 37.2, और वो भी वेटेड एवरेज होगा, है ना। सिंपल एवरेज नहीं होता कि 41.2 प्लस 25.7 होल अपॉन 2, क्योंकि रूरल की पॉपुलेशन अलग है, अर्बन की पॉपुलेशन अलग है। सो वहां की पॉपुलेशन
multiplied by respective percentages and whole upon total population into 100 will give you total value 37.2%. ओके, अगर ये डाउट आपको नहीं था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जिनको डाउट आया उसका मैंने ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर दे डाला. ओके, सो डोंट सी 41.8 प्लस 25.7 टोटल तो ज्यादा आना चाहिए क्योंकि आंसर किस में है, परसेंटेज में है, एंड दीज आर परसेंटेजेस ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन. ओके, अंडरस्टूड. और 2011-12 में यही परसेंटेज क्या है, 25.7, 13.7 एंड 21.9. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. स्टेट वाइज मैग्नीट्यूड ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया इन परसेंटेज. अब जब डेटा निकला ही है तो हम स्टेट को भी तो कंपेयर करेंगे ना. अब वो स्टेट को कंपेयर किया, उसके बाद हम कुछ नतीजे पे पहुंचे. वो नतीजे क्या हैं, लेट अस सी दैट ऑन योर स्क्रीन. बिलो 10% कुछ स्टेट्स हैं, ओके, जिसका एक शॉर्टकट स्टेटमेंट बना के रखा हुआ है जो आपको लर्न करना है. जीके अच्छा है तो एचपी के कंप्यूटर पे किया सैप. जीके अच्छा तो एचपी के पीसी पे किया सैप. ओके, मतलब क्या, जो भी रेड फॉन्ट्स हैं अंडरलाइन किए हुए वो स्टेट्स के नाम हैं. ओके, जी फॉर गोवा, के फॉर केरला, एचपी फॉर हिमाचल प्रदेश, एस फॉर सिक्किम, एपी फॉर आंध्र प्रदेश एंड पी फॉर पंजाब ऑन योर स्क्रीन. ओके, जी फॉर गोवा, के फॉर केरला, एचपी हिमाचल प्रदेश, एस सिक्किम, एपी आंध्र प्रदेश एंड पी इज फॉर पंजाब. अब ये बिलो 10% मतलब क्या, पॉवर्टी का परसेंटेज इज बिलो 10% मीन्स लेस देन 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन. तो इन स्टेट्स में पॉवर्टी सबसे कम है. क्यों, क्योंकि इनका जीके बहुत अच्छा होता है और एचपी के कंप्यूटर पे वो लोग क्या करते हैं, सैप. सैप इज अ सॉफ्टवेयर. ओके, SAP is a software which is used by rich people for their accounting. Okay, so GK अच्छा है तो HP के कंप्यूटर पे कर डाला SAP. GK, HP and SAP. G for गोवा, K for केरला, HP for हिमाचल प्रदेश, S for सिक्किम, AP for आंध्र प्रदेश and P for पंजाब. ओके, अमीर स्टेट्स हैं ये. ओके, जहां पे गरीबी सबसे कम है. दूसरी कैटेगरी पे चलते हैं, 10% टू 20%. ओके, सो वहां पर क्या बोलने का, जेके, जस्ट किडिंग, तिरंगा हमारा, एमटीएम मतलब मार्केट टू मार्केट, नेटवर्क बढ़ाए जा. जस्ट किडिंग, तिरंगा हमारा, मार्केट टू मार्केट नेटवर्क बढ़ाए जा. ओके, सो जेके, जेके मतलब जम्मू एंड कश्मीर. ओके, टी और एन साथ में है, तमिलनाडु. ओके, यहां पे भले अलग अलग है तिरंगा में, लेकिन हम उसको साथ में पढ़ेंगे, टी एन एन तमिलनाडु. आर फॉर राजस्थान, जी फॉर अवर ओन गुजरात. ओके, एम फॉर महाराष्ट्र, टी फॉर त्रिपुरा एंड अगेन एम फॉर मेघालय. ओके, सो लेट अस सी 10% और 20% में कौन कौन आते हैं. जेके मतलब जम्मू एंड कश्मीर, टीएन मतलब तमिलनाडु, आर फॉर राजस्थान, जी फॉर गुजरात, एम फॉर महाराष्ट्र, टी फॉर त्रिपुरा एंड अगेन एम फॉर मेघालय. ओके, सो ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर पॉवर्टी का परसेंटेज 10% टू 20% के बीच में आता है. मतलब यहां पे पॉवर्टी थोड़ी सी ज्यादा है. ओके, थोड़ी सी. चलिए, सो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया. बिलो 10%, शॉर्टकट का स्टेटमेंट क्या था, जीके अच्छा है तो एचपी के कंप्यूटर पे कर डाला सैप. फिर जस्ट किडिंग, तिरंगा हमारा, मार्केट टू मार्केट नेटवर्क बढ़ाए जा. ओके, और फिर 20% टू 30% नेटवर्क बढ़ाने की आवाज क्या आई, वह भूमपक, वह भूमपक,
वह भूमपक, क्या बोलने का, वह भूमपक, वह भूमपक, वह भूमपक। थोड़ा श्री लगेगा आपको, है ना, थोड़ा झोंकरगिरी लगेगा, लेकिन जरूरी है अगर हमें लर्न करना है तो, ठीक है। सो नेटवर्क बढ़ाने की आवाज क्या आई, वह भूमपक, वह भूमपक, वह भूमपक। WBUPMK, ओके, लेट अस सी दैट। WB मतलब वेस्ट बंगाल, यूपी तो आप जानते ही हैं उत्तर प्रदेश, M मतलब मिजोरम और K मतलब कर्नाटक, ओके। ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग रहते हैं, 20% टू 30% लोग रहते हैं, ओके। चलिए फिर आगे देखते हैं। 30% टू 40% मतलब ये एकदम भिखमंगू स्टेट्स हैं, ओके। इन स्टेट्स में गरीबी रेखा सबसे ज्यादा है, 30% से भी ऊपर है। तो उसमें आपको डायलॉग क्या याद रखना, मॉम प एंड बाप बोले तू काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। इसीलिए इन स्टेट्स में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है ना, न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। लेकिन ये कौन बोला आपको, मॉम प एंड बाप, क्या बोले, तू काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, ओके। लेट अस सी, मॉम प एंड बाप एंड काज, इतना ही हमने रेड में लिखा है, तो उसका स्टेट का नाम क्या है, लेट अस सी दैट। M फॉर मणिपुर, ओके, O फॉर ओडिशा, MP मतलब मध्य प्रदेश, ओके, B फॉर बिहार, वो तो होगा ही सबसे बकवास स्टेट, AP मतलब अरुणाचल प्रदेश, C फॉर छत्तीसगढ़, A फॉर आसाम एंड J फॉर जीवन झंड झारखंड, ओके। सो ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे गरीबी सबसे ज्यादा है। तो वहां के माँ बाप क्या बोलते हैं, मोम प एंड बाप, क्या बोले, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। MOMP, BAP, CAG, M अलग मणिपुर, O अलग ओडिशा, MP साथ में मध्य प्रदेश, B अलग बिहार, AP साथ में अरुणाचल प्रदेश, C फॉर छत्तीसगढ़, A फॉर आसाम, J फॉर झारखंड। अब कुछ कंफ्यूजन होगा आपको, सर AP ऊपर भी है और नीचे भी है, लेकिन ऊपर वाला AP पैसा आंध्र प्रदेश अमीर है, और वो अमीर आंध्र का भाई कौन, अरुणाचल प्रदेश, तो वो लास्ट में है। सो AP ऊपर वाला आंध्र प्रदेश, और AP नीचे वाला उसका भाई कौन गरीब है, अरुण, सो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सो AP का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ओके। दूसरी चीजें कॉमन है, वो है M, है ना। अब M आपको ऊपर 2 बार मिला, M टू M मतलब मार्केट टू मार्केट, तो वो अमीर हैं, मार्केट टू मार्केट घूम रहे हैं, कौन कौन, महाराष्ट्र और मेघालय, ओके। और नीचे जो M है दैट इज इन अ मिजरेबल कंडीशन, उसका क्या है, मिजोरम, ओके। नीचे 20% और 30% में कौन है, मिजोरम, मिजरेबल कंडीशन। और उससे भी खराब क्या है, मणिपुर, क्योंकि वहां पर मनी है ही नहीं, क्लियर। ऐसे करके आपको वो कंफ्यूजन दूर करने होंगे, क्योंकि 2 AP हैं और 4 M हैं, जिसमें पहले 2 M अच्छे हैं, महाराष्ट्र मेघालय, दूसरा मिजरेबल कंडीशन इज मिजोरम, और सबसे खराब जहां मनी आता ही नहीं है वो कौन, मणिपुर, ओके। ऐसे करके आपको फिट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ओवरऑल कंडीशन को हम देख लेते हैं कि जितने भी स्टेट्स हैं उनको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। बिलो 10% मतलब बहुत अमीर स्टेट्स, 10% टू 20% मतलब वहां गरीबी थोड़ी ज्यादा है, 20% टू 30% गरीबी थोड़ी और ज्यादा है, और सबसे ज्यादा जहां पे है वो 30% टू 40%। और इनको हमें याद रखना है, पूछ सकते हैं ये 1 मार्क क्वेश्चन, स्टेट वाइज मैग्नीट्यूड ऑफ पॉवर्टी, तो आपको ये पूरा टेबल तैयार करके उनको देना पड़ेगा, ठीक है, अंडरस्टूड, कोई डाउट। अब 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो 1 मार्क क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं, सर अमीरी सबसे ज्यादा कहां पे, या गरीबी सबसे कम कहां पे, तो वो गोवा में है। गोवा हैज द लोएस्ट पॉवर्टी 5.09%। उसके पीछे कारण भी है,
सभी स्टेट्स के लोग टूरिज्म के लिए कहाँ जाते हैं? गोवा। पैसा वहां लुटा लुटा के आते हैं, तो एक स्टेट से पैसा कहाँ ट्रांसफर होगा? गोवा में। आपको ये खाली याद रखने के लिए बता रहा हूं। इट इज नॉट द ओनली रीजन, बट इट इज वन ऑफ द रीजन। ओके, कि गोवा हैज द लोएस्ट पॉवर्टी 5.09%, क्योंकि सभी स्टेट्स के लोग वैकेशन में कहाँ जाते हैं? गोवा। ओके, गोवा गॉन, सो वहां की पॉवर्टी भी गॉन। ओके, एंड हाईएस्ट कहां पे है? तो छत्तीसगढ़ में है। हाईएस्ट पॉवर्टी ऑफ हाउ मच? 39.93%। सो एमसीक्यूज में ये आ सकता है, द स्टेट विथ लोएस्ट पॉवर्टी गोवा, या गोवा की कितनी पॉवर्टी? 5.09%। और स्टेट जो जहां पे पॉवर्टी मैक्सिमम है वो कौन सा? छत्तीसगढ़, और वहां की पॉवर्टी कितनी? 39.93%। ओके, फर्स्ट और लास्ट को याद रखना जरूरी है, बाकी सब तो वही है। ठीक है, अंडरस्टूड? सो अपना कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी यहाँ पे खत्म हुआ, जिसके साथ अपना ये लेक्चर भी। तो बस फिर आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।